उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। तकनीकी कारण की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही होगा शुरू। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीके शिव कुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। कतर कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील की स्वीकार। मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत मिलने की उम्मीद। जल्द ही होगी सुनवाई। और इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिनों का संघर्ष विराम हुआ शुरू। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी कारण की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही अब शुरू हो जाएगा। अब तक बचाव कर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार जो है वो लगातार बचाव अभियान पर नजर अपनी बनाए हुए हैं। वहीं मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया। पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने डीडी न्यूज से बातचीत कर सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर ताजा जानकारी दी। टनल में फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत कार्य 12 नवंबर से लगातार जारी है और इस आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है। अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे। तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज़ के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है। जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए।
अगर बात करें कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है उसको हमने दूर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियां बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें जैसे आपने कहा, टनल को सैनिटाइज करना, एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना, इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं। और इससे पहले हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बचाव कार्य में जुटे अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क से खास बातचीत की। Dr. Arnold is with us. He has vast experience in the tunneling rescue operations. Sir, what is your comment right now? What is the situation in the tunnel? Well, I'm very impressed with what's happening here. Firstly, the results overnight are testament to the hard work of the team that's here working together, testament to the local government, the federal government, the army, all the agencies, because what we've seen is we've actually got a way through now through the avalanche material, and that's just fantastic. You've been able to see the people as well, so you can see they're alive and they're well, and this is fantastic for the people, for the families. I say we're bringing the 41 men home, and we're not going to hurt anyone else while we're doing it, and it's taking a little time, but the reward is worth it. And so today I'm going to check, obviously, the state here. I'm going to look on the top of the mountain. I'm going to go to the other side as well. Rescue operation is continued since 12th of November. Are you satisfied with the previous work and the mechanism? Absolutely satisfied. It's really difficult if you're not into disasters. Unfortunately, that's my job. And the approach that's been taken has been conservative, which it should be, because if you're not conservative and there's another avalanche in there, a lot of people are going to get hurt. More people are going to get hurt. And if an avalanche was to occur and cut off the lifelines, that would be a disaster as well, would make things very difficult. So we're not there yet. We're not there. But what's happened overnight with what we've seen this morning is really positive and makes me feel good. And you can probably tell here everyone is feeling much better. Multi-operations are continuing here since central and state agencies are working in different angles and different dimensions. Which mechanism is good in your thinking? And I think it's that cooperation between all the experts, all the agencies, coordinating amongst themselves that makes the difference here. And that's why we're going to bring them home. Hey, Dr. Arnold, he is working in this process and he has vast experience, and he is telling that the operation is going on mission mode and soon it will finish and the labor will come out. With cameraman Jagmohan, I am OP Yadav for DD News, सिलकारा, उत्तरकाशी। और इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब खबरें चुनावी राज्यों से जनादेश की। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब सभी पार्टियों का फोकस सीधा तेलंगाना पर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सबसे पहले अमित शाह निजामाबाद की आरमूर विधानसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करेंगे। शाम को गृह मंत्री रंगारेड्डी जिले की सेरिलिंगपल्ली में भी रोड शो करके भाजपा की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग शाम 5 बजे हैदराबाद की अंबरपेट सीट पर रोड शो करके भाजपा नेता पार्टी के हक में वोट मांगेंगे।
ये तो बात रही बीजेपी की, लेकिन वहीं कांग्रेस भी तेलंगाना में लगातार मोर्चा संभाले हुए है। यहां 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जुक्कल, मेडक, तंदूर, खैरताबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज तेलंगाना के पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धर्मपुरी में चुनावी रैली होगी। और वहीं राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली गई हैं, जहां विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। गुरुवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान का जो शोर है वो थम चुका है और अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने और भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राजस्थान में चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है और इसी बीच डीडी न्यूज की टीम का चुनावी सफर अभी भी जारी है। डीडी न्यूज की टीम पहुंची धार्मिक नगरी नाथद्वारा के नेचुरल इत्र देश में खूब मशहूर है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा चुनावी सफर जारी है। हम पहुंचे हैं आज नाथद्वारा, धार्मिक नगरी है, इसकी तमाम खासियत है। इत्र यहाँ पर बहुत मिलता है वर्षों से, उसकी क्या खासियत है जानने की कोशिश करेंगे। एक दुकान पर हम चलते हैं, बहुत पुरानी दुकान है, पीढ़ियों से वहाँ, उनसे हम जानते हैं कि दूर दराज से लोग इत्र लेने यहाँ पर आते हैं। बाकी जगह से आपने इत्र लिया होगा, यहाँ पर क्या फ़र्क दिखता है, क्या खासियत है यहाँ की? इसका हम लोग एक बार शर्ट पे डालते हैं ना तो अमुक कितने टाइम तक ये रहता है, मालूम पड़ता है कि डाला है, ऐसा लगता है। ऐसा हम लोग डीओ यूज़ करते हैं, इससे हम लोग को यही बेहतर लगता है। ये हमारा 3rd जनरेशन चल रहा है अभी, मेरा दादाजी ने स्टार्ट किया था। सबसे खास बात है यहाँ का चैत्री गुलाब। जो गुलाब होता है उसकी 1500 तरह की किस्में होती है गुलाब फूल की, उसमें से एक चैत्री गुलाब किस्म होती है जिसकी खुशबू सबसे यूनिक होती है। तो वो यहीं पे उगता है, पूरे वर्ल्ड में 2 जगह ही उगता है वो, एक हल्दी घाटी और दूसरा चाइना। तो कन्नौज और सब जगह भी होता है, बट वहाँ ये फूल अवेलेबल नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ नहीं बना सकते। वो यूनिकनेस यही का है। तो बताइए कि ये प्राकृतिक नेचुरल इत्र से बोलते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक तेल से बनता है। नेचुरल इत्र है, सैंडलवुड ऑयल बेस ऑयल रहता है इसके अंदर और पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। चुनावी सफर में हमारा सफर जारी रहेगा राजस्थान में। फिलहाल किसी और शहर में मिलेंगे। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नाथद्वारा। और वहीं भारतीय प्रेस परिषद ने राजस्थान चुनाव के संबंध में खबर के छद्म विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए जयपुर और जोधपुर से छपने वाले कई अखबारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज, सच बेधड़क, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर संस्करण के अलावा हुक्मनामा समाचार, दैनिक जलते दीप और दैनिक नवज्योति के जोधपुर संस्करण के खिलाफ भी संज्ञान लिया है। इन सभी अखबारों ने अपने मस्ट हेड में के नीचे 20 नवंबर को बैनर हेडलाइन के तौर पर विज्ञापन को छापा था, जो कि राजस्थान चुनाव से संबंधित था। सभी अखबारों के संपादकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास ने कहा कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी जोरों पर चल रही है। 27 नवंबर को एनकॉर पोर्टल के जरिए तैयारियों का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों से 30 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में राजौरी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी।
और वहीं उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी शहीद जवानों को आज पुष्पांजलि अर्पित की। महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के एवज में अतिरिक्त धनराशि देती रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार विशेष राज्य के नाम पर राजनीति कर रही है। आज बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ ये केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिलता है। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार को मिलता है। उस पैसे का जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सारा विशेष राज्य के दर्जे के एवज में और गरीब राज्यों को ज़्यादा मदद के लिए किया गया। तो इसलिए नीतीश जी अब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 17 या पता नहीं 18 साल हो गया। उसके बाद भी बिहार इतना गरीब है और रह कर आपको विशेष राज्य का दर्जा सपने में याद आता है और फिर खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव पारित करने लग जाते हैं। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया एक परिवार है और हम हर किसी को आर्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के सभी साधनों पर कब्जा करने के लिए लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। World is one family, and we will make everybody Arya. That is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टल गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के चलते इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने से पहले आज मैंने इन बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 68 जनजातीय जिलों में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। अब ये यात्रा देश के करीब 2.7 लाख पंचायतों में जाएगी, जहां मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के 68 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी, मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे, ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं रायबरेली में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ अमाफा ब्लॉक के रसहटा से किया गया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया, साथ ही लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 नवंबर को शुरू हुई थी, जो कि 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर एलईडी वैन जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। अमावा ब्लॉक में गोल्डन कार्ड से इलाज करा चुके हृदय नारायण ने बताया कि उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। उन्होंने खुद का और अपनी बहू के गॉल ब्लैडर में पथरी, इसके अतिरिक्त बहू की बेटी का ऑपरेशन प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत गोल्डन कार्ड में मुफ्त में कराया। हृदय नारायण बताते हैं कि यदि स्वास्थ्य कार्ड ना बना होता तो उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो परिवार में 4-4 लोगों का ऑपरेशन और इलाज करा पाते। वहीं वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह 25 नवंबर को होना है, जिसमें शास्त्री, आचार्य और अन्य उपाधि से छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस पर विस्तृत जानकारी दी कुलपति प्रोफेसर BL शर्मा ने। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह करने जा रहा है, उसकी क्या योजना है, कितने छात्रों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां दी जाएंगी और कौन मुख्य अतिथि होंगे, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BL शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये दीक्षांत समारोह तारीख कब होगा और कौन मुख्य अतिथि होंगे, कितने छात्रों को आप लोग उपाधियां देंगे? हम अपना दीक्षांत समारोह दिनांक 25 नवंबर 2023 को इस विश्वविद्यालय के सबसे प्राचीन भवन, अपने मुख्य भवन के प्रांगण में करने जा रहे हैं और इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता हमारे सौभाग्य से इस महनीय प्रदेश की यशस्विनी कुलाधिपति राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी करेंगी और इसके मुख्य अतिथि देश के जाने माने संस्कृत के विद्वान, प्रख्यात दार्शनिक और नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी रहेंगे। उनका दीक्षांत भाषण होगा और हमारे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारे इस प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारा उत्साहवर्धन करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में लगभग 14,167 छात्र उपाधियां प्राप्त करेंगे, जिनमें सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर जो पदक विजेता है वह
इस विश्वविद्यालय के 59 पदक प्राप्तकर्ता लगभग 30 छात्र हैं, जिनमें 5 छात्राएं हैं और 25 छात्र हैं। दीक्षांत पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए और छात्रों के लिए भी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और वहीं कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए हुए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील स्वीकार कर ली है। अपील भारत सरकार ने दायर की थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई जल्द ही की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे और इन सभी को 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।